ये अब मामला जो है वो किनेटिक फोर्स की तरफ जा रहा है। क्या ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है? एक तरह से वन वे ट्रैफिक है। ये पाकिस्तान की जानिब से दस्ते जाएंगे। हु विल दे रिपोर्ट टू? विल दे रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रियाद? दोनों सूरतों में अमेरिकन डिफेंस जो वहां पर था वो नाकाम तो हुआ ना। नेटो का ये था, वो इसलिए चलता था क्योंकि तमाम नेटो के मेंबरान, यूरोपियन ममालिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की भी, वो अमेरिका की क़यादत को कबूल करते थे। पाकिस्तान एक तरह से मिडिल ईस्ट के अफेयर्स में भी दाखिल हो चुका है। ईरान की कुव्वत कमजोर हो चुकी है, लेकिन कुछ आने वाले सालों में उनकी कुव्वत दोबारा से बहाल हो जाएगी। बगराम को तोड़ दें, अड्डे को, अड्डे की सिक्योरिटी के लिए 4 ब्रिगेड्स चाहिए। देखिए, अमेरिका को गजा से कुछ लेना देना नहीं। अमेरिका के बहुत मसाइल हैं। अमेरिका सिर्फ इस इशू को खत्म करना चाहता है। सऊदी अरब के एंगल से इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है और उनके हालिया तारीख में कोई क्लैश भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस एलाई के लिए बाकी सारे रिश्तों को कुर्बान कर देंगे। मिस्र वाला भी तमाम बॉर्डर इसराइल कंट्रोल करेगा और फलस्तीनी रियासत नहीं कायम होने वाली अनकरीब में। तो फिर आप इसराइल को माने या ना माने, आप उनके साथ रोजमर्रा के ऊपर डील करना पड़े। तो आपका एक वर्किंग रिलेशन बहरहाल प्रैक्टिकली कायम हो जाए। तुर्की की फौजें बैठी हुई हैं शाम के अंदर, तो 20-25 हजार फौजी हैं और वो शायद बढ़ जाएं। तुर्की की ताकत ज्यादा है, हमारी ताकत कम है। तो ये ना हो कि हम जो है जूनियर पार्टनर बन जाएं इस खित्ते के अंदर। डोंट थिंक कि वी हैव नो कार्ड्स। तो जो सिचुएशन है ये तो एक बॉम्ब की दूरी पर है कि जंग हो जाए। इन 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिसमें तुर्की ने इसराइल का तेल बंद कर दिया। दूसरी बार आपने एक जनरल का नाम लिया है, मुकम्मल डेजिग्नेशन और शनाख्ती कार्ड वाला नाम लेते हैं। यू हैव टू बी रीजनेबल। ये इस लैंग्वेज में आप जानते हैं कि एक सख्त जुमला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। कैसे हैं दोस्तों? हमारे साथ एक बार फिर कामरान बुखारी साहब हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक के। सर कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का। सर आपसे बहुत सी बातें आज करनी हैं जिनमें टॉप पर पाक सऊदी डील है, वो किस हद तक जा सकती है, दोनों ममालिक किस हद तक और कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान इसराइल कहीं इस वजह से आमने सामने तो नहीं आ जाएंगे, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, गजा वार कब तक ख़त्म हो सकती है, गजा जेनोसाइड, ये सब। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि अभी अभी खबर आई है वॉशिंगटन पोस्ट पर एक्सक्लूसिव कि पीट हेग्स्ट ने, जो कि इस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने 800 से ऊपर जनरल्स और एडमिरल्स को बुला लिया है। ये कोई कुछ बड़ा करने जा रहा है अमेरिका? कुछ बड़ा होने वाला है, क्या है ये? जी देखिए, मेरी नज़र से ये खबर गुजरी नहीं है, लेकिन मैं इसके पस मंज़र से कुछ वाकिफ़ हूँ। वो ये है कि देखें, इस वक्त जो रूस के साथ जो सिलसिला चल रहा है ना, वो बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे वो बज नहीं कर रहे। उनको बहुत, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सियासी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉस्ट के ऊपर, हम्म। उन्होंने सदर पुतिन को बहुत सारी कंसेशंस दी हैं, उनको बहुत सारे जेस्चर्स दिए हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो हम्म। अब जो है प्रेसिडेंट जो है अपने लिमिट पे आ गए हैं ना। अब इससे इसके बाद अगर वो मजीद उनको मनाने की कोशिश करते हैं तो उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा अपने मुल्क के अंदर, और हम मिड टर्म इलेक्शन से 13 महीने दूर हैं। हम्म। और फिर यह है कि अब मेरी यही समझ में है कि अगर वो बातचीत के जरिए नहीं आमादा हो रहे तो फिर प्रेशर डालने की ज़रूरत है। अब इकोनॉमिक प्रेशर भी एक हद तक है। अभी शो में आने से पहले एक खबर मेरी नज़रों से भी गुजरी थी कि उन्होंने तुर्की के सदर अर्दोआन के साथ जब मिले हैं तो उनको कहा, यार तुम रशियन तेल लेना बंद करो। तो इसी तरीके से हंगरी के ऊपर दबाव है, स्लोवाकिया के ऊपर है, भारत के ऊपर तो हम देख ही रहे हैं। तो आई थिंक कि जो है ये अब मामला जो है वो किनेटिक फोर्स की तरफ जा रहा है। इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अमेरिका जो है जंग में छलांग लगाने लगा है, लेकिन आई थिंक हम्म। वो अपने जर्नैलों से मिलना चाहते हैं कि भाई आलमी हालात के ऊपर अगर कोई ऊंच नीच होती है तो हम कहाँ खड़े हैं, मतलब हमारी सलाहियत इस वक्त क्या है। एक तरफ चीन के साथ बातचीत चल रही है, वो भी एक नाजुक जो है ना सिचुएशन है। मशरक़ वस्ता के अंदर भी नाजुक सिचुएशन है। तो आई थिंक यस, इट्स प्रॉब्ली नॉट रूटीन, लेकिन दुनिया के हालात को देखते हुए वो एक पल्स चेक ले रहे हैं कि अपनी फोर्सेस का, कि भाई वो हम लोग कहाँ खड़े हैं, और अगर कोई जो है मसला हो जाता है तो हम, हमारी क्या काबिलियत है फिल वक्त। तो ये मिलिट्री ऑप्शंस पर आपका ख्याल है कि गौर होना शुरू हो चुका है? हाँ, और इनको ये खुद से तो उन्होंने नहीं किया ना। आप अब वो, बाय द वे, वो अब डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, वो अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर है।
तो यस, मुबारक उनका हो। ओहदा बदल गया है। तो मुबारक हो। वो उन्होंने खुद से नहीं किया होगा, ये व्हाइट हाउस से आया है कि जरा पता करो कि हाँ भाई हम मतलब कहाँ खड़े हैं। अगर कोई मतलब हमें, क्योंकि पहले से प्लानिंग होती है ना, अगर आप यूक्रेन को असला देंगे, रूस बढ़ाएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है, पेंटागन, वो तो वॉर गेमिंग करता रहता है ना। तो उनके लेवल तक तो उनके पास बहुत सारी मालूमात होती हैं। अब जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि उनको रोजमर्रा के लेवल पे इन बातों का इल्म नहीं होता। अच्छा सर, जहाँ तक हमने पढ़ा है, व्हाइट हाउस के पास एक सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंस की लाइन भी है अपने तमाम जनरल से और स्टेशन चीफ से बात करने के लिए। तो उसको इस्तेमाल करना आपके ख्याल में इस वक्त मुनासिब नहीं समझा गया? देखिए, इतने बड़े ग्रुप को ना के साथ व्हाइट हाउस अमूमी तौर पे बात नहीं करता। व्हाइट हाउस जो वो होती है ना, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उनके साथ बात करते हैं। वो उस हद पे जो है ना, वो अपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मरीन कोर के जो सरबराह होते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह वगैरह, जॉइंट चीफ, स्पेस फोर्स, तो साइबर कमांड वगैरह, ये इन लोगों को बुलाया जाता है। और ये बहुत छोटा ग्रुप होता है। तो आई थिंक ये इट्स ऑल्सो अबाउट, ये जो चीज़ है ना, दिस लुक्स मोर लाइक अ बॉटम्स अप रिव्यू। देखिए ओके। ना, आप इसकी मैं मुमासलत इस तरह देता हूँ कि एक होती है कोर कमांडर मीटिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो कोर कमांडर होते हैं और एक आध कोई प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है, ठीक है, DGISI वगैरह। लेकिन फिर होती है फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग, वो बड़ी होती है। उसमें जो है बहुत बड़े बड़े बहुत सारे जर्नल आते हैं, ये मतलब 2 स्टार लेवल के भी, जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं। तो आई थिंक ये जो है, ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट हेड्स की मीटिंग है, जिसमें वो बॉटम्स अप रिव्यू चाहते हैं, और दिस इज फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ वॉर। ताकि जब सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है, उनको जो टास्क दिया गया है, वो फिर जाकर ब्रीफ करें अपना सदर डोनाल्ड ट्रंप को और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ओके, बहुत शुक्रिया इसका सर। वो अब खुद भी। ओके। अच्छा सर, अब आते हैं हम अपने उस सवाल की तरफ जिसके लिए आपको आपको स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट की गई, कि पाकिस्तान सऊदी अरब का जो डील हुई हुई है, डिफेंस पैक्ट, ये आपका क्या ख्याल है? इस पे बहुत बात हो चुकी। मैं उसके बाद का एक सवाल, एक नेक्स्ट सवाल सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो एलामिया हमारे सामने है उसको देखते हुए, और जो अब तक खबरें बाहर आई हैं और तरदीदें आई हैं उनको देखते हुए, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब किस हद तक इस डिफेंस पैक्ट को लेकर जा सकते हैं? एटमी हद तक, इंडिया के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, किस हद तक ये इस्तेमाल हो सकता है? जी देखिए फैसल भाई, आई थिंक ये जो गुफ्तगू है ना, वी आर एक्चुअली गेटिंग अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। यस। तो इससे पहले कि हम एटमी हद तक पहुंच जाएं, तो पहले तो हमें ये देखना है कि कन्वेंशनल लेवल के ऊपर इसका मतलब क्या है। मतलब ये हमने कह तो दिया, दस्तखत भी हो गए, और इसका ऐलान भी जारी हुआ और खबरें भी आई, सबका भी बात तय है कि एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अपना सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पा चुका है। लेकिन अब मसला ये है कि इसको अमली तौर पे इसका क्या मतलब है। जब आप अमली तौर पे जब जाते हैं, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। पहला सवाल ये है कि ये दो मुल्क जो हैं, जिन जो इस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, इनकी फौजी कुव्वत बराबर की नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ये एग्रीमेंट करना, उसकी वजह यही है कि उनके पास वो अस्करी कुव्वत नहीं है ह्यूमन वेयर के लेवल तक। देखिए, हार्डवेयर तो कोई भी खरीद लेता है ना, पैसे, हार्डवेयर तो पैसे की मार है। ठीक है, अगर आप पे सैंक्शंस नहीं है, आपके ताल्लुक दुनिया में सब लोगों के साथ अच्छे हैं, तो पैसा भी है, तो आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म अपनी मनपसंद का खरीद लें। लेकिन उससे आपकी सिक्योरिटी नहीं होती। आपको फौजें चाहिए होती हैं जो कनेटिकली जो है एक्सपीरियंस्ड होती हैं, जिन्होंने जिनके साथ, जिनके पास जंगी तजर्बा होता है। तो ये अब इवन का रिलेशनशिप नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है सऊदी अरब के पास जो टूल किट में सबसे बड़ा हथियार है, वो है उनकी कैश, उनकी पेट्रोलियम वेल्थ। ठीक है ना, तो वो पैसे दे सकते हैं, यानी इस शराकतदारी में वो पैसा डाल रहे हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक तो मैन पावर बहुत है, और फौजी तजर्बा बहुत है। तो गोया कहने का मकसद ये है कि ये एक तरह से वन वे ट्रैफिक है। ये पाकिस्तान की जानिब से दस्ते जाएंगे, क्योंकि जब आपका इस तरह का एग्रीमेंट होता है,
उसमें आप अपने अपने घरों में तो नहीं रहते ना, फिर जब आप जॉइंट काम करते हैं तो फिर दस्ते इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं। तो फौजी दस्ते पाकिस्तान से जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने मौजूदा दस्तों में से, गुंजाइश है कि वो बेसिकली सऊदीज को लोन कर दे? मेरा अपना जाती ख्याल है कि इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुसल्ह अफवाज की कुव्वत है वो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे ऑलरेडी तैनात है, मैक्सड आउट है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, केपीके में इंसर्जेंसी है, मजमूई तौर पे तालिबान की जो रजीम है वो भी एक खतरा है। ऊपर से ईरान भी एक खतरा है, और ईरान अगर खतरा ना भी हो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला भी किया हुआ है, तो ईरान इज स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो भी बॉर्डर को सिक्योर करना है। फिर सबसे बड़ा मसला जो अभी हमने 87 घंटे की जंग लड़ी है मई में, वो है भारत। एग्जैक्टली, ईस्टर्न तो बॉर्डर। हाँ, ईस्टर्न बॉर्डर। फिर ये है कि किसी भी मुसल्ला अफवाज की, यानी लेट्स से कि जो है, मैं एक नंबर फेंक रहा हूँ, ये नंबर एक्यूरेट नहीं हो सकता, हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा नफरी हो। लेट्स से कि पाक फौज की तादाद सब कुछ मिला मिलू के 7 लाख है। अब उस 7 लाख में से सारे लोग कॉम्बैट ट्रूप्स नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है। वो कॉम्बैट ट्रूप बहुत थोड़ी सबसेट होता है। बाकी जो हैं वो जो इदारे हैं उनको चला रहे हैं, क्योंकि इदारों को भी तो चलाना ना, हर वक्त कॉम्बैट तो नहीं हो रहा होता ना। तो बहुत एग्जैक्टली। सारे इदारे हैं जो मुसल्ला अफवाज के, मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, हमारे सुनने और देखने वाले उनसे बखूबी वाकिफ हैं। तो वो है, तो गोया पाकिस्तान के पास नहीं है गुंजाइश। तो अब मसला ये हुआ कि आपने नए सिरे से एक दस्ता या दस्ते, इन द प्लूरल, आपने तैयार करने हैं। तो आप रिक्रूट करेंगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा देंगे, आप रिक्रूट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, ताइनात करेंगे। उसमें जाहिर है सारे के सारे जो हैं वो फ्रेश तो नहीं होंगे ना रिक्रूट्स। वो उनमें से बहुत सारे लोग तजर्बाकार होंगे, यानी कमांडर्स के लेवल पे, लीडरशिप के लेवल पे। लेकिन आप एक और इवन लोअर मिड मिड रैंकिंग लेवल पे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है और इसमें वक्त लगेगा। सो आई थिंक ये इशू, फिर ये जो सिलसिला है ये अचानक तो नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर दूसरा इशू ये है, इसका कमांड स्ट्रक्चर क्या होगा? देखें, दो हमारे पास हालिया तारीख के दो जो है मिसालें हैं, एक नेटो की और एक सोवियत यूनियन के वॉरसॉ पैक्ट की। ये दोनों एग्जैक्टली। फौजी अलायंसेस थे। नेटो का ये था, वो इसलिए चलता था क्योंकि तमाम नेटो के मेंबरान, यूरोपियन ममालिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की भी, वो अमेरिका की क़यादत को कबूल करते थे, लेकिन एक दूसरे की क़यादत को कबूल नहीं करते थे, क्योंकि एग्जैक्टली। अमेरिका सबसे बड़ा था, उनकी लीड में चलना सबके लिए काबिले कबूल था। तो वो चला। और अब जो इस वक्त अमेरिका रिट्रेंच कर रहा है ना, और यूरोप को कह रहा है कि आप पहल करें और जो है ना वो हैवी लिफ्टिंग करें। मसला यही है कि क्या जर्मन फोर्सेस फ्रांस की क़यादत में लड़ेंगी? क्या फ्रांसीसी फोर्सेस बरतानवी क़यादत में लड़ेंगी? क्या बरतानवी फोर्सेस जो हैं वो पोलिश क़यादत में लड़ेंगी? ये एक बड़ा मसला है। तो ये चीज, और वार्सो पैक्ट में भी यही था कि तमाम छोटे छोटे मुल्क थे जो कि कम्युनिस्ट रेजीम्स थी ईस्टर्न यूरोप की, और वो उनका इल्हाक सोवियत यूनियन के साथ था, सोवियत यूनियन का लीडर था, वो उनको फॉलो करते थे। लेकिन यहां पर जो है क्यादत का इशू है, चेन ऑफ कमांड का इशू है, अथॉरिटी का इशू है। हु विल दे रिपोर्ट टू? विल दे रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रियाद, ठीक है। ओके। और तो ये चीजें सॉर्ट आउट करनी, मैं ये नहीं कह रहा ये मतलब तय नहीं हो सकता, मैंने कहा ये मराहिल हैं जिनमें से आपने गुजरना है। बहुत तो अच्छा एक्सप्लेन किया। इससे पहले कि हम बात करें कि हाँ भाई वो हम कहाँ जा रहे हैं, वी नीड टू फिगर दीज थिंग्स आउट। फिर ये क्या, जो सऊदी अरब की जो किंगडम है उसकी दाखिली सिक्योरिटी के लिए है, यानी क्या ये अपना क्या नाम है, यमन के बॉर्डर पे ताइनात होंगे, क्या ये उर्दन के बॉर्डर पे ताइनात होंगे? यानी ये दो एरियाज हैं जहां पे उनको मसाइल का सामना है। इसी तरीके से जो है, क्या ये इनकी ऑयल फील्ड्स जो हैं उनको सिक्योर करेंगे? ये क्या होगा, ये भी देखना है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खतरा है सऊदी अरब को इमीडिएटली? क्या इसराइल कल हमला करने वाला है? नहीं।
ठीक है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ईरान की कुव्वत कमजोर हो चुकी है, लेकिन कुछ आने वाले सालों में उनकी कुव्वत दोबारा से बहाल हो जाएगी, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म है। हम्म, तुर्की जो है वो बराह रास्त इस तरीके से हमला नहीं करेगा सऊदी अरब के ऊपर, ठीक है, हम्म, लेकिन उनका असर और रसूख जो है वो अरब दुनिया में फैलेगा। वो जो है अपना तशवीश का बायस है सऊदी अरब के लिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इमीडिएटली कोई खतरा नहीं है। तो ये इमीडिएट जो मिशन है वो क्या होगा? इमीडिएट हम्म, मिशन एक है कि क्या? गजा में जंग हो रही है, आईडीएफ वहां पे जो है वो क्लियर होल्ड और कर रही है, और फिर कोशिश पूरी दुनिया की यही है, खास तौर पे इलाकाई स्टेक होल्डर्स की और दीगर मुस्लिम दुनिया के अंदर, कि भाई आपने हमास की हुकूमत तो चलो एक नहज पे पहुंच के तो खत्म कर दी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप जो है लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन करें और इसके ऊपर यहाँ पे आप अपने सेटलर्स को ले आएं या आप कुछ कर लें। तो वो कहते हैं अच्छा हम नहीं करते, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी कौन संभालेगा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम्म, अमेरिका कहता है डोंट लुक एट मी, हम्म, ठीक है। मैं हम्म। तो मैं तो मेरी तो नई स्ट्रेटजी है, जो इलाकाई स्टेक होल्डर्स हैं वो पहल करें, हम पीछे से मदद करेंगे। तो तो सऊदी मेरा अरब पे आप, जी। सॉरी, आप इसमें बस ये आप इसी को कंटिन्यू कीजिए और अपना इसमें सिर्फ ये ऐड कर लीजिए कि वो जो गजा रिवियरा का प्लान था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पिच भी ये किया था, उसको भी इसी जवाब में आप एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे यूं लग रहा था कि अमेरिकन ने उसको हासिल करने का मुकम्मल प्लान बना लिया है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अंडर यूएस अथॉरिटी मैं इसको इसको ले सकता हूँ। तो सर उसको इंक्लूड करते हुए अपना जवाब मुकम्मल कीजिए। जी बिल्कुल, देखें, गजा के अंदर जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये है कि अगर आप नहीं चाहते कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस वहां पे काबिज हों लॉन्ग टर्म, तो किसी ना किसी को तो आके तो वहां इमीडिएटली सिक्योरिटी का चार्ज संभालना है ना। गजा के जो फलस्तीनी है वो तो बेचारे बदहाल हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो सिक्योरिटी फोर्स तो बड़ी दूर की बात है। हमास में आप कहते हैं कि किसी पोस्ट वॉर अरेंजमेंट में हमास का कोई अमल दखल नहीं होगा। फिर आप आ जाते हैं फलस्तीनी अथॉरिटी की तरफ, जो कि वेस्ट बैंक में है, वो भी लूली लंगड़ी है, उसके पास भी को अपने इलाके में जो है ना इतना कब्जा नहीं है और अपने इतने मसाइल हैं। वो तो पैराशूट होके नहीं आएंगे ना करने के लिए ये फिल वक्त, उनको भी वक्त लगेगा, कई साल लग सकते हैं। तो इमीडिएटली वहां कौन फोर्सेस डालेगा? इस पे मेरा मजमून आया था मई के महीने में, जिसकी मैंने इसकी पेशन गोई की थी। और अब वो एक्सियोस की रिपोर्ट और फिर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 8 सरबराहान अरब और मुसलमान सरबराहान ममलिकत के साथ हुई, वो इस बात की अक्कासी करती है कि भाई एक टास्क फोर्स तैयार करनी है। तो मैं समझता हूं कि ये है, ये पहली बात है ना, कि मैंने गोया कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का जो अग्रीमेंट है वो एक हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है उस प्रोजेक्ट का, कि पोस्ट वॉर गाजा सिक्योरिटी कैसे होगी। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट मिशन। बाकी बातें बाद की कि ईरान के साथ क्या होगा और मतलब न्यूक्लियर क्या होगा और फलाना और धमकाना, वो सारी बातें बाद की हैं, और जो है ना वो इस वक्त जो है टेबल पे भी नहीं है। जहां तक आपकी रिवियरा का जो जो प्लान था, देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी बातें करते हैं, वो तमाम बातों को हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो उनका स्टाइल है, वो एक्चुअली दबाव डालने का उनका स्टाइल है। और वो फिर जो है बीच में कुछ ह्यूमर भी डाल देते हैं, बीच में कुछ उनको खुद भी अच्छा लगना होता है, मतलब इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस कह लें, पब्लिक रिलेशंस कह लें, ये उनका एक पर्सनालिटी का भी जो है वो फैक्टर है। तो ये मसला उनका ये था कि ये कॉन्टेक्स्ट में बात आई थी कि भाई ये जंगो जदल हो रहा है, तो अगर हम कब्जा कर लें, ठीक है, हम टेक ओवर कर लें, तो हम तो इसको जन्नत बना देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले फलस्तीनियों को जो है कहीं बिठाना होगा ताकि हम ये बनाएं। वो मेरी रीड ये है, और जिन लोगों से मैं बात करता हूं उनकी भी रीड यही है कि देखें, अगर आप इसको मंतकी तौर पे भी देखें ना, तो क्या ये भेड़ों के छत्ते में अमेरिका अपने आप को डालेगा? गजा के अंदर इतनी तबाही बर्बादी, क्या पैसा खर्च करने के लिए तैयार है? जंगों से हम जो है वो अपना आप को पीछे हटा रहे हैं। दुनिया की जो वो सिक्योरिटी का जो चार्ज है वो हम दूसरे लोगों को दे रहे हैं। तो गजा को हम क्यों लेंगे बैठ के, और किस लिए लेंगे? फिर ये है कि इस पे खर्चा क्यों होगा, किस चीज, मतलब कोई भी मतलब
इन्वेस्टर रियासत हो या प्राइवेट कंपनी हो, वो वॉर जोन में जाके, और जहां पे कोई पता नहीं कल को फिर जंग हो जाए, ठीक है, वहां इस तरह की तामीर नौ का काम नहीं करते। उस बात कहने का मकसद ये था कि अरब और मुसलमान ममालिक के ऊपर दबाव डालना कि भाई देखो, अगर तो तुम्हें इजरायली कब्जा नहीं पसंद, तो फिर हम ये कर सकते, ये हो सकता है, या फिर ये है कि तुम कुछ करो। और तुमने आज तक फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं किया। हम पे इन्हिसार किया कि हम टू स्टेट सोल्यूशन लेके आए, और हमारी तरफ से भी जो है बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशंस आई और गई, और उन्होंने कहते थे कि जी हम बनाएंगे रियासत, लेकिन उनसे हुआ नहीं। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं तुम्हें सच बोलता हूं, हमसे नहीं होगा ये, लेकिन तुम करो, और उनके ऊपर दबाव डाला। तो वो देखे ना, वो गुफ्तगू दोबारा दोहराई नहीं गई, ठीक है। लेकिन अब हम क्या गुफ्तगू हो रही है कि जी ये अरब और मुसलमान दुनिया की एक टास्क फोर्स बनेगी, और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्ट भी करें यहाँ पे। यानी अमेरिका नहीं इन्वेस्ट कर रहा। मतलब हम लोगों का मसला ये है कि, और दुनिया में ये सिर्फ हमारा नहीं है, दुनिया में आमतौर पे ये है कि मीडिया जिस तरीके से खबर देता है ना, वो हम स्टेटमेंट्स पे जाते हैं, बयानात पे जाते हैं, बयानात की तह में नहीं जाते कि असल में आप बात कर रहे हैं तो क्या करना चाह रहे हैं। अब आप इस बगराम को ले लें कि जी हमें बगराम वापस चाहिए। यार आप 4 साल पहले निकले क्यों थे अगर आपको बगराम चाहिए वापस? वो रियली कहते हैं आप मैंने निकला, बगराम, पढ़े निकला है। आप, हाँ आप बगराम के लिए, आपको पता है बगराम को छोड़ दें अड्डे को, अड्डे की सिक्योरिटी के लिए 4 ब्रिगेड्स चाहिए। 4 ब्रिगेड डालेगा अमेरिका दोबारा भिड़ों के छत्ते में? कभी भी नहीं। इसीलिए ये स्टेटमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि ये क्या बात है। हाँ, सो इसके पीछे कुछ और है। ही सेज दीज थिंग्स दैट आर प्रोवोकेटिव टू ट्राई एंड गेट टू समथिंग एल्स। उनका मकसद जो है वो कुछ और हासिल करना होता है, उसको वो फ्रेम किसी और तरीके से करते हैं, ये उनका स्टाइल है। हम्म। तो सर, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी उसने भी इसकी हमायत की। उसने कहा अभी कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने बयान दिया कि हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान ही को अप्लाई कर रहे हैं कि तमाम गजा वालों को हम साउथ में ले जाएंगे और फिर ऊपर वाला नॉर्थ वाला हिस्सा खाली करवा लेंगे, और इन जो लोग साउथ में होंगे इनको आहिस्ता आहिस्ता बाहर भेजने की प्लानिंग करेंगे। बल्कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक डेस्क भी बना दी है जो कि गजा वालों को एक्सपोर्ट करने के लिए, कहीं भेजने के लिए सारा काम करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक 36 सफ़े का पीडीएफ भी रिलीज किया था अब अभी एक हफ्ता पहले, शायद आपने देखा हो, जिसमें वो पूरी प्लानिंग थी कि 5,000 डॉलर फी फैमिली को दिए जाएंगे। तो वो सब ये बातें भी क्या उसी एक दबाव का हिस्सा आप समझते हैं? देखें, ये अब हमें इजरायली सियासत को समझना है कि इजरायली जो हैं, जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे ना हम्म। कि ये मेरी मर्जी है तो बाकी लोग जाएं जहन्नम में, ठीक है। वो यही कहेंगे, अपनी पोजीशन को लेजिटिमाइज करने के लिए कहेंगे यार मैं तो एन जो हूं ना, जो मेरा किबला है हम्म। अमेरिका, मैं उसके बेसिकली जो है लीड फॉलो कर रहा हूं मैं उसकी। हम्म। तो मैं जो हूं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। ये वो एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो ये गुफ्तगू आती है, क्योंकि उन पर तनकीद आती है ये आप क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये तो अमेरिका चाहता है, ठीक है, ये मेरी अपनी तो नहीं। इसमें तो मतलब एक बड़े पैमाने पे इजमा है। तो हम्म। वो उसको फ्रेम करते हैं, क्या ऐसा है, मैं नहीं समझता, ठीक है। हम्म। देखिए, अमेरिका को गजा से कुछ लेना देना नहीं। अमेरिका के बहुत मसाइल हैं, अमेरिका सिर्फ इस इशू को खत्म करना चाहता है। अब मसला ये है कि उसको खत्म करने के रास्ते में क्या रुकावटें हैं। एक हम्म। तो ये है कि इसराइल को लेके सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जमात, और बिलखसूस उनका मागा बेस बटा हुआ है, हम्म। ठीक है। तो ना वो इसराइल को ज्यादा जो है दबाव डाल सकते हैं, ना ही उनको ढीला छोड़ सकते हैं। हम्म। तो वक्तन फवक्तन उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। मैं आपको बहुत सारे वाकयात गिनवा सकता हूँ। आपको याद होगा कुछ महीने पहले वजीर आजम नतन्याहू सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के, और बात हो रही थी सीरिया की, और व्हाइट हाउस में बैठे हुए उनको साथ बिठाया था और कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम लोगों के मसाइल हैं, ये कैमरे के सामने, कि तुम लोगों के इख्तलाफात हैं तुर्की को लेके, हम्म। शाम के हवाले से। हम्म। मैं उन अगर तुम अगर मैं उसमें शामिल होता हूं, मैं इसकी सुलह सफाई करा सकता हूं, लेकिन उनके जो लफ्ज थे वो बड़े समझने वाले थे। यू हैव टू बी रीजनेबल, और ये जो मुहावरा है, यू हैव टू बी रीजनेबल, ये जुमला,
ये उन्होंने 3 दफा दोहराया। हम्म। और ये इस तो लैंग्वेज में आप जानते हैं कि एक सख्त जुमला है। ये सख्त जुमला है कि तुम जो हो रीजनेबल ही नहीं हो तुम। फिर आप गलत है। देखें कि उन्होंने उन्होंने एक जो है गाली दे दी। वो जिस दिन जंग बंदी हो रही थी ईरान के साथ, इसराइल को नाम लेके गाली दे दी उन्होंने। ठीक है। उसका ज्यादा में क्यों दे लगा दी? हुआ। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे। हम्म। तो वो कहते हैं ना कि आप अपना कंपोजर तो रखते हैं कि अच्छा नहीं यार, ये हमारा एलाय है सब, लेकिन एलाय हमेशा वो हरकत नहीं करता जो आपके मुफाद में हो। हम्म। एलाय बहुत सारी बातें ऐसी करता है जो आपके लिए दर्द सर होती है। हम्म। तो वो फिर उसको बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। जो ना हम लोग कहते हैं यार बस जो है इसराइल को जो है सारी दुनिया कंडेम करे, क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सदर हम्म। डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना कि उन्होंने क्या करना है। वो एक बड़ा मुश्किल मसला है, बैलेंस करना है इनको। उनके हम्म। ताल्लुकात तुर्की के साथ भी हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ। सऊदी हम्म। अरब के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हम्म। इसराइल के साथ भी हैं। अब इनको कैसे बैलेंस किया जाए? ये कोई हम्म। आसान काम तो नहीं है ना। तो ये कहना कि जी उनका झुकाव जो है एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं कि किधर है किधर नहीं है। तो हम्म। और इस बात में कोई इसमें इस बात में कोई गलत बात नहीं है ये कहना कि भाई उनका, जाहिर है इजराइल एक बड़ा देरीना एला है। जो ताल्लुकात उसके साथ हैं वो दूसरों के साथ नहीं, और उसकी वजूहात हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस एलाय के लिए बाकी सारे रिश्तों को कुर्बान कर देंगे। हम्म। ऐसा ही है कि कोई जो है मतलब, दिस इज नॉट अ रियली एक्यूरेट जो ना एनालॉजी, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ कि एक जो है घर का सरबराह है तो उसके बच्चे हैं। तो जाहिर है वो एक बच्चा जरा ज्यादा फेवरेट होता है, लेकिन इस एक के लिए बाकियों को तो कुर्बान नहीं करेगा, और जो करेगा फिर उसका घर जो है ना बहुत बिखर के ज्यादा रहे। तो मुश्किल है। इनका घर पूरी दुनिया है। हम्म। अच्छा सर, पाकिस्तान सऊदी अरब की इस डील के साथ क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से मिडल ईस्ट के अफेयर्स में भी दाखिल हो चुका है, और एक स्टेक होल्डर एक एंगल से सऊदी अरब के एंगल से हो गया है? क्योंकि अगर सऊदी अरब का किसी के साथ काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जंग होती है, तो पाकिस्तान भी फिर एक फ्रीक होगा। क्या हम ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बल्कि मैं तो इसको बात को आगे ले जाने के लिए तैयार हूं, मैं कह भी चुका हूं। और हमारे जो कुछ मीडिया के लोग जो हैं वो थोड़ा जो है वो परेशान हो गए थे कि मैंने जब ये बात की, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं। देखें, सिंपल सी बात है। सऊदी अरब ने कहा है यार आप हमसे मिलके ये डिफेंस एग्रीमेंट करें। हम्म। हो गया। अभी मैंने आपको समझाया कि इस डिफेंस एग्रीमेंट का इमीडिएट जो है वो ऑपरेशनल मसला क्या है। एग्जैक्टली, और गाजा में। वो जो मिशन होगा वो गाजा है। ठीक है। फर्ज कर, अभी हुआ नहीं लेकिन फर्ज करते हैं हम कि एक टास्क फोर्स बन जाती है कई मुसलमान मुल्कों की, अरब मुल्कों की। उसमें अमाराती फौजी भी हैं, तुर्की के भी हैं, इंडोनेशिया के भी हैं, सऊदी के भी हैं, मिस्र के भी हैं, उर्दन के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। ये टास्क फोर्स जो है इसको क्या जिम्मेदारी होगी? इसकी जिम्मेदारी होगी कि गज्जा के अंदर अंदरूनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो जब तक कि कोई सियासी ढांचा और उसकी सिक्योरिटी फोर्स खड़ी नहीं हो जाती। हम्म। तो ये तो अंदरूनी तौर पे करेंगे, लेकिन क्या ये वैक्यूम में करेंगे? क्या बेसिकली कहेंगे कि अच्छा आई डोंट सी एनी, जो है ना, क्योंकि मेरे इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है तो मैं तो नहीं डील करूंगा उनके साथ? ऐसा हम्म। बिल्कुल नहीं है, आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो बॉर्डर है ना गज्जा के, वो इसराइल कंट्रोल करेगा। एग्जैक्टली, तो सारे बॉर्डर, मिस्र वाला भी। तमाम बॉर्डर इसराइल कंट्रोल करेगा। हम्म। ये आपको आपके ये इस टास्क फोर्स के हवाले नहीं किया जाएगा। दिस इज द उनके उनकी यही तो एक इशू है कि जब उस जमाने के 2005 में सदर जो आरियल शरोन, वजीर आजम आरियल शरोन जो थे इसराइल के, जब उन्होंने विड्रॉ किया था यूनिलैटरली फ्रॉम गजा, फौजें पुल आउट कर दी थी, कुछ सेटलर्स थे उनको भी जबरदस्ती उखाड़ के ले गए थे वापस। तो उन्होंने अंदर कोई प्रेजेंस नहीं रखी, लेकिन बॉर्डर्स को कंट्रोल किया, और तनकीद ही यही थी कि ये तुमने ऑक्यूपेशन नहीं खत्म की, तुमने बस एक सीज डाल दिया है। वहां से निकल के अपने अपना सर दर्द कम किया है, और लेकिन ऑक्यूपेशन फिर भी रहती है। ठीक है। तो ये तनकीद थी जो कि जिसमें जो वैलिड भी थी। मैं नहीं समझता कि जो है इसराइल जो है वो बॉर्डर की सिक्योरिटी किसी और के हवाले कर देगा फिल वक्त। हो हम्म। सकता है इवेंचुअली इजिप्शियंस कुछ कर लें, ठीक है, कुछ जिम्मेदारी ले लें, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो, और फलस्तीनी रियासत नहीं कायम होने वाली।
अनकरीब में ये, मैं बात जो है अपना इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को इससे मतलब वो शदीद इख्तलाफ होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं कौन होता हूँ कहने वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ एज ए तज्जिया नगार आपको कह रहा हूँ कि जो हालात मैं देख रहा हूँ और जो सबके सामने है, उसमें फ़लस्तीनी की रियासत का मर्ज वजूद में आना अनकरीब मुस्तकबिल में नामुमकिन है। क्योंकि रियासतें इस तरह नहीं कायम होती। पाकिस्तान की रियासत का क़याम हमारे सामने मिसाल है। वहां पे ऑक्यूपायर ने कहा था सलाम अलैकुम मैं जा रहा हूं, बरतानिया एग्जैक्टली। ने। और फिर जिनसे आपने अलहदगी इख्तियार की थी वो भी मानते थे कि अच्छा यार तुम जाओ। शुरू में तो वो रखना चाह रहे थे, लेकिन जब नहीं आप मान रहे थे तो उन्होंने कहा अच्छा यार जाओ। तो आपका रियासत कायम होगी। ऐसे तो कोई हालात नहीं है, ना ही कोई क़यादत है, ना ही कोई ग्रुप है, ना ही कोई वसाइल हैं। जो ऑक्यूपायर है इसराइल, वो कैटेगोरिकली कहता है कि हम कोई इस फलस्तीनी रियासत के क़याम के हक में नहीं है, बल्कि उसकी शदीद मुखालफत करते हैं। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि ना इधर होंगे फलस्तीनी ना उधर। उनके पास बहुत ही अच्छे सिनेरियो में कोई छोटी मोटी को ऑटोनमी आ जाएगी कि अच्छा यार आपने मसाइल आप खुद डील करें, बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी होगी, आपकी फुल फ्लेज रियासत नहीं होगी। तो ये जो है ना खदोखाल होगा। लेकिन गोइंग बैक टू दिस इशू ऑफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा यार प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर। अगर आप अपनी, या तो आप फौजें ना भेजें, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ना भेजे, सऊदी अरब ना भेजे। फिर वो एक और जो है मतलब मुहिम्मा है कि फिर इजरायली कब्जा करेंगे। अगर आप नहीं भेजेंगे तो इजरायली कब्जा करेंगे। क्योंकि वो खुला तो नहीं छोड़ सकते ना किसी ने तो कोई निजाम बनाना है ना। कोई मतलब डे टू डे सिक्योरिटी का चार्ज संभालना। ये ऐसा ही है कि आप जिस जो है शहर में रहते हैं वहां पे शहर की पुलिस चली जाए छोड़ के, तो फिर क्या होगा। और हमारे जब ये तालिबान की जो इंसर्जेंसी थी, केपीके के बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि जहां पुलिस मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी इन लोगों का, और पुलिस छोड़ के चली गई थी। इसलिए उनके लिए सवात और वजीरिस्तान और टांक और डेरा इस्माइल खान पे कब्जा कर लेना बड़ा आसान था। तो वही बात यहां होगी। लेकिन यहां ये है कि इसराइल चुप नहीं बैठेगा, फिर कहेगा अच्छा यार तुम नहीं कर रहे, ओके ना सही, थैंक यू, हम खुद ही कर लेते हैं। हम यहीं बैठे हुए हैं, हमने कहीं जाना थोड़ी है। तो सो आई थिंक कि इसराइल ये चीज हमें सुनने और देखने वालों को, और इस पे एक कौमी सतह पे डिस्कशन होना चाहिए कि देखें, तस्लीम करना ना तस्लीम करना ये फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये डिप्लोमेटिक नाइसिटीज होती हैं। अगर आपने सऊदी अरब के साथ डील कर ली है, सऊदी अरब की जरूरत ये है, आपने इसमें हिस्सेदार बनना है दूसरों के साथ मिलके, तो फिर आप इसराइल को माने या ना माने, आप उनके साथ रोजमर्रा के ऊपर डील करना पड़ेगा। तो आपका एक वर्किंग रिलेशन बहरहाल प्रैक्टिकली कायम हो जाएगा। हाँ। अच्छा सर, अभी एक इस तरह की भी खबर आई थी कि इंडिया ने सऊदी वफ्द से, डेलीगेशन से न्यूयॉर्क में मुलाकात की कोशिश की और वो मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि सऊदी अरब पाकिस्तान डील का सऊदी अरब के एंगल से इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है और उनके हालिया तारीख में कोई क्लैश भी नहीं हुआ। सो उसको यहाँ पर कुछ लोगों ने खबर बनाने की कोशिश की कि शायद सऊदी अरब इंडिया का कोई बहुत बड़ा कोई क्लैश शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इसके बावजूद इस खबर की डिटेल का नहीं पता कि क्या कोई मुलाकात की कोशिश थी या नहीं थी। ये खबर कहाँ से इमर्ज हुई, आपके इल्म में है? जी मेरे इल्म में तो सच नहीं है, सुनी है मैंने, इसमें कुछ ज्यादा वो जो है डिग नहीं किया मैंने। लेकिन देखें, डिग करने की जरूरत भी नहीं है। सऊदी अरब के इम्पेरेटिव्स ले लें, भारत के इम्पेरेटिव्स ले लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। देखें, भारत के साथ सऊदी अरब के बहुत बड़े गहरे तजारती रवाबत हैं। ठीक है, तेल की खरीद फरोख्त, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वगैरह। और सिर्फ उनके साथ नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी है। यस। ठीक है, दीगर और खलीजी ममालिक के साथ भी है। एक बहुत बड़ा डायस्पोरा खलीज के अंदर रहता है भारत का। एमिरेट्स एयरलाइंस जो है वो मोस्ट ऑफ द राउट्स टू इंडियन सिटीज ओन करती है। ठीक है ना। तो ये ताल्लुकात खत्म थोड़ी हो जाएंगे जस्ट बिकॉज के जी आप जो है ने पाकिस्तान के साथ डील बना दी है। देखिए होगा क्या, होगा ये है कि पाकिस्तान ने भी क्या कैलकुलस है, क्या पाकिस्तान ये समझ रहा है कि जी बस डील कर ली तो अब आओ ना तुम, तो इस दफा हम फिर आपकी पिटाई लगाएंगे।
क्योंकि अब हम्म, इसके साथ हमारे साथ सऊदी अरब खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। हम जंगों के फ्रेमवर्क से निकल के, तो उससे पहले की बातों को समझने की जरूरत है हमें। हम्म, देखें, जंग करना एक एक्सट्रीम फॉर्म, एक एक्सट्रीम पॉलिसी होती है। उससे हम्म, पहले बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं हम्म, कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेने के देने ना पड़ जाएं। देखें ना, हम्म, अब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो समझ रहा था कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका ने कहा मैं तो नहीं खड़ा हूं। कोई भी नहीं खड़ा तो हुआ उस तरह। इतना बड़ा मसला हो गया, हम्म, ठीक है ना, लेने के देने पड़ गए ना। हम्म, तो जंगें इस तरीके से नहीं की जाती। पाकिस्तान का कैलकुलस ये है कि भाई, अगर सऊदी अरब ये एग्रीमेंट हमारे साथ करता है, तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो फौजें नहीं भेजेगा। और हम उस वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहते। हम ये एग्जैक्टली। चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भारत सोचे कि यार मुझे जो है कोई कार्रवाई करनी है, तो वो 10 दफा सोचेगा कि यार एग्जैक्टली। इस दफा पाकिस्तान पे हमला किया तो यार सऊदी अरब के साथ भी मसला हो जाएगा। हम्म, वो कहेंगे कि यार ये क्या कर रहे हो, एक खाम खा का दबाव हो जाएगा। हो सकता है कि वो हमसे नाराज हो जाएं, को हमारे। अब देखे ना, आप हम्म, असम्पशंस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सब कुशल मंगल है। एग्जैक्टली। अमेरिका के साथ कितने गहरे ताल्लुकात थे। H1B उन्होंने खत्म कर दिया, आपको मुसीबत पड़ गई, ठीक है। वो तो बहुत ही उन्होंने बुरा है। आपको कह दिया जी कि रूस के साथ तेल क्यों ले रहे हो। वो बेचारे अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है जो है ना, भारतीय हुकूमत कि जी वो एग्जैक्टली। तो बाइडेन ने हमें इजाजत दी थी, वेवर दिया था। उन्होंने कहा बाइडेन गया, मैं हूं, मेरे साथ डील करो, ठीक है। आप बाहर पे भी वैसे नाराज हो रहे शाह बहार पे देख लें, उस पे भी जो है वो हो रहा है। ऊपर से जो है वो कह रहा है जी मैंने आपकी सुलह कराई, और आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, वो भी मसला हो रहा है। फिर वो कह रहा है यार आप अपनी मार्केट खोलें हमारे जो ना अशिया के लिए। आप कहते हैं नहीं खोलेंगे। तो कह रहा है ओके 50% टैरिफ, ठीक है। हैं। पहले 25, फिर 25 और ऊपर। तो हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। तो पाकिस्तान का कैलकुलस ये है कि भारत को फोर्स करो कि इफ यू नेक्स्ट टाइम यू वांट टू कम एंड डू दिस ऑपरेशन सिंदूर, प्लीज थिंक 10-20 टाइम्स बिफोर यू डू इट। दिस इज वेरी रैशनल आर्गुमेंट कि वो ये नहीं है कि फौज भेजेगा। इंडिया के लिए है कि यार जरा एक एक लेयर ऑफ डिफेंस हमारी और भी है, तो उसको भी जरा गौर कर लेना। अच्छा सर, मुझे जी। बताइए, जिस आपने मीटिंग की बात की अरब और मुस्लिम ममालिक के लीडर्स की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी कोई बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने नहीं देखी। अगर आपके पास है तो हमारे नाजरीन को आप बताइए कि उसमें अरब ममालिक ने कोई अपना प्लान पेश किया है, कुछ इत्तेफाक हुआ है, किसी बात पे ना इत्तेफाकी हुई है, कुछ उसकी अहम अहम बात क्या है? देखें, मेरे पास एज सच डिटेल नहीं है, लेकिन मतलब उस मीटिंग की डिटेल नहीं है बस मैं कि उसी उस मीटिंग की बात मीटिंग कर में क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन उसका पस मंजर से मैं वाकिफ हूं, क्योंकि मैं लिख चुका हूं इसके ऊपर। और कई दफा मैंने जो है इस पे बात भी की है। देखें, ये को 8 मुल्क हैं, जिसमें मिस्र है, पाकिस्तान है, तुर्की है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, उर्दन हूँ। है, UAE है, कतर है, सऊदी है। आई थिंक हम्म, मैंने सारों को गिन लिया। हम्म, ये तमाम के तमाम मुल्क जो हैं हर बात पे इत्तेफाक नहीं करते। हम्म, तो प्लान कैसे होगा? प्लान हम्म, बनने में देर लगती है ना। एग्जैक्टली। प्लान देखें, हमने खाना पक जाता है तो लोग कहते हैं ना कि जी आओ खा लो, जी। ठीक है ना। तो जब ऐलान किया सऊदी अरब ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ गए, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब गए, वहां तस्वीरात हुई। बड़ा मतलब एक सरकमस्टेंस एंड पॉम्प हुआ कि हम भाई ये हमने डील कर लिए, क्योंकि बातें सारी तय हो चुकी थी मोटी मोटी। हम्म, यहां नहीं तय हुई थी। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सऊदी अरब जो है उसका, वो ये चाहता है कि तुर्की जो है उसका असर और रसूख अरब दुनिया में ज्यादा ना फैले। हम्म, उसकी वजह सही। यह है कि उनको ऑटोमन एम्पायर याद है, हम्म, वो शाम तक कमजोर हैं। निकल गया। तुर्की तुर्की ताकतवर है, मैं उधर आ रहा हूं शाम की तरफ। अब लेकिन शाम के हवाले से वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते सऊदी अरब, क्योंकि शाम का बॉर्डर लगता है सीरिया के साथ। और शाम में पिछले कई सालों अब से बड़ा को तो बीस तुर्की के हजार साथ मतलब। सॉरी तुर्की के साथ। हम्म, तो तुर्की की फौजें बैठी हुई हैं शाम के अंदर, को हम्म, 20-25 हजार फौजी हैं, और वो शायद बढ़ जाएं।
तो वहां तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने वहां क्या किया कि अच्छा यार, आप फौजी इमदाद दो इस हुकूमत को, इनकी रियासत बनाओ, इनको मतलब जो है इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बनाओ, इनका निज़ाम हुकूमत तरतीब दो, हम कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्होंने अपना पैसा लगाया, उनको सीट एट द टेबल मिल गई, ताकि पूरी तरीके से तुर्की डोमिनेट ना करे सीरिया के मुस्तकबिल को। लेकिन ये एक बैटल बॉक्स है जिसके अंदर वो कन्फाइन करना चाहते हैं तुर्की को। लेकिन अगर, क्या तुर्की सऊदी अरब ये चाहेगा कि तुर्की का बहुत बड़ा रोल हो गजा के अंदर? अच्छा, मैं जो है सुनने और देखने वालों की निगाह जो है, शायद पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप और वो अरब और मुसलमान मुल्कों के सरबराह बैठे हुए थे, तो हेड टेबल पे सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और तुर्की के सदर थे, हाँ, वो दोनों साथ साथ थे। साथ बैठे लेकिन हुए थे, बाकी इर्द गिर्द बैठे हुए थे। जी, तो उसका क्या मतलब है, वो किस चीज की तरफ इशारा है? कि ये वो दोनों जो हैं alliance। तकरीबन बराबर हैं। हम्म, अगर अमेरिका जो है वो इस खित्ते की, यानी इस मीटिंग के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से किसी को अपना हम मनसब किसी हद तक समझता है, तो तुर्की को समझता है। हम्म, एमबीएस गए नहीं उस मीटिंग में, अपना वजीर खारजा भेज दिया उन्होंने। वो तो यूएनओ ठीक है में ना? मतलब कभी भी नहीं आए किसी मीटिंग नहीं, में। हाँ नहीं, वो नहीं आए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतनी अहम मीटिंग है गजा के हवाले से, अर्दोआन बैठे हुए हैं, वो मैक्रोन और आने में। सऊदी अरब मैक्रोन और सऊदी अरब ही उसको चेयर कर रहे थे, उन्हीं का इनिशिएटिव था, और वो खुद नहीं गए। और वो खुद नहीं गए। सो अब अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे स्टेक होल्डर हैं, लेकिन उसमें तुर्की जो है वो बड़ा मुल्क है, क्योंकि बात होती है कैपेबिलिटी के लिहाज से। हम्म, कैपेबिलिटी यहाँ किस कैपेबिलिटी की बात की जा रही है? अस्करी कैपेबिलिटी की बात की जा रही है। तो जब सऊदी अरब ने को पता है ये बात पहले से, कि तुर्की जो है वो पहले से मौजूद है सीरिया के अंदर, तुर्की के ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं, हमारे भी हैं, और हमें सऊदी अरब को अमेरिका कह रहा है कि यार तुर्की के साथ जरा मिलजुल के ना कुछ काम करो और लोगों को भी शामिल करो। हम्म, तो उन्होंने कहा यार, अगर तो हम और तुर्की करेंगे, तुर्की की ताकत ज्यादा है, हमारी ताकत कम है, तो ये ना हो कि हम जो है जूनियर पार्टनर बन जाएं इस खित्ते के अंदर। हम्म, हमें अपनी ताकत को बीफ अप करना है। तो पाकिस्तान के साथ ये जो अग्रीमेंट है, इसका ताल्लुक बराह रास्त इससे है कि तुर्की को बेसिकली ये सिग्नल करना कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और लोग भी खड़े हुए हैं। हम्म, हाँ, अब मसला ये है कि पाकिस्तानियों के लिए वो हलीफ तुर्की के भी हैं और गहरे दोस्त सऊदी अरब के भी हैं, दोस्ती उनसे भी है, तुर्कों के साथ भी बड़ी गहरी है। बहुत तो गहरी। अब हम बीच में जो जो रियासत के जो जिम्मेदार लोग हैं, मुक्तदर हलके हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ये जो तुर्की और सऊदी अरब की जो कंपटीशन है ना, इसके हम्म, दरमियान फंसे नहीं। हम्म। और ईरान भी। देखिए, ईरान इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ईरान का, अच्छा, ईरान का मामला जरा अलहदा है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से और खित्ते और इलाकाई तौर पे भी। हम्म, ईरान को लेके भी ये है कि भाई, हम्म, आज से 1-2 साल के बाद ईरान फिर से तरोताज़ा होके तो वो आ जाएगा, अगर उनकी कोई डील अंडरस्टैंडिंग बन जाती है अमेरिका से। फिल वक्त तो उनकी तरफ से हमें को खतरा नहीं, उनको बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल के साथ जंग करके। हम्म, तो और अंदरूनी तौर पे भी वो बड़े कमज़ोर हैं, उन पे बहुत दबाव है, लेकिन अल्टीमेटली वो ये हमेशा नहीं रहेगा। तो वो बेसिकली आप एक तरह से सऊदी अरब की तरफ से अगर आप देखें, तो तुर्की शुमाल से जो है ना प्रेशर डाल रहा है, अजरबैजान आर्मीनिया की जानिब से ईरान के ऊपर, और हम्म, तुर्कमेनिस्तान को भी शामिल कर लें उसमें। एक बॉर्डर उनका अफगानिस्तान के साथ लगता है और एक पाकिस्तान के साथ, ईरान का। तो एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, और शाम में भी अब तुर्की बैठा हुआ है। तो यानी एक तरह से तुर्की ने एक तरह से इंसर्कल किया हुआ है स्ट्रेटिजिकली ईरान को। लेकिन सऊदी अरब यहाँ बैठा हुआ है जुनूब, मगरिब की जानिब। तो हाँ, अगर इस पाकिस्तान इस, ईरान के, यस यस, ईरान। तो ईरान के सौ। अगर अगर पाकिस्तान के साथ ये डील बन जाती है, तो इसका फायदा ये भी है कि आप ईरान को सिग्नल कर रहे हैं कि अब हम, बैक वक्त आप ईरान और तुर्की दोनों को मैनेज कर रहे हैं। हम्म, हालात बड़े मुख्तलिफ हैं दोनों के साथ, रिश्ता बड़ा मुख्तलिफ है, एक के साथ ज्यादा हॉस्टाइल है, एक के साथ कम हॉस्टाइल है। हम्म, लेकिन मकसद वही है कि डोंट थिंक कि वी हैव नो कार्ड्स।
ठीक है, हम्म, हम तन तनहा नहीं है, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो हम्म, यानी ये वही है कि बेसिकली आप पोकर की गेम खेल रहे हैं, तो आप ये बेसिकली इशारा कर रहे हैं कि पत्ते मेरे पास बड़े सॉलिड हैं। हम्म। अच्छा सर, ये सऊदी अरब को, क्योंकि ये जो सारी डील हुई ये कतर के ऊपर फॉरेन अटैक के बाद हुई, तो इसका ज़ाहिर है एक टाइमिंग भी है, यूं लगा कि बड़ी जल्दी में इसको अनाउंस किया गया। तो इस वक्त फौरी तौर पर एक तो गजा की बात है, दूसरी ये कि जिस तरह इसराइल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो क्या कहीं ना कहीं सऊदी अरब के जहन में ये भी तो होगा ना कि अगर अमेरिका का डिफेंस मौजूद है और वो अपने एलाइज की बॉम्बिंग को नहीं रोक रहा, बल्कि कहीं ना कहीं शायद फैसिलिटेट ही कर रहा है, तो इसको भी वो काउंटर करना चाहता हो कि मेरे पास कोई अमेरिका के अलावा भी रिलायबल डिफेंस पार्टनर हो, क्योंकि ईरान की तरफ से तो फौरी कोई अटैक नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ इसराइल की तरफ से भी नहीं आ रहा। यस, ठीक है। लेकिन इसराइल को, सॉरी मैं ये इसके क्वेश्चन को जरा रिफ्रेज कर दूं, कि अमेरिका ने साबित किया कि जब ईरान की तरफ से कतर के ऊपर मिसाइल आए तो उनके डिफेंस सिस्टम्स जो थे एक्टिव हुए और उन्होंने बहुत से मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। जब जी। जब ईरान ने कतर के ऊपर अमेरिकी बेस के ऊपर ऊपर फायर किए, लेकिन जब इसराइली आए तो वो 2000 किलोमीटर आए भी, फायर भी किए, चले भी गए, और इस दौरान अमेरिकन जो वहाँ पर था डिफेंस था, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं हुआ, ना उनको रोकने के लिए ना इंटरसेप्ट करने के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो वहां इसको, थोड़ा सा एक टेक्निकल फर्क है। वो टेक्निकल फर्क ये है कि जो इस ईरान का था वो पहले से कोरियोग्राफ था। यस, उन्होंने पहले से बताया हुआ था कि यार ये हमें करना है क्योंकि आपकी तरफ से हम पर हमला हुआ है। हो सकता है ये तो अमेरिका के साथ कोरियोग्राफ हो इसराइल का। अच्छा, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं होगा क्योंकि ये अमेरिका के मफादात के खिलाफ है। और वो उन्होंने बिल्कुल एन लास्ट मोमेंट पे जाके उनको एक छोटी मोटी खबर दे दी कि हाँ जी, इजाजत नहीं मांगी। हम्म। उन्होंने खबर इतला की जबकि कोई रोक नहीं सकता था उनको। ठीक है। और उसमें भी एक टेक्निकल इशू है। वो टेक्निकल इशू ये है कि वो स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस थे जो कि ये जो रेड सी है, हम्म। यहां से जहाजों ने फायर किए थे। हम्म। यानी एयर स्पेस में से नहीं आए थे और ना ही आके उन्होंने कहीं करीब बमबारी की थी। तो दिस वाज टेक्निकली जिस तरीके से ये किया गया था ना, उसमें गुंजाइश बहुत थोड़ी थी कि कोई कुछ कर भी सकता। ठीक है। लेकिन सर, अमेरिका जितनी बड़ी ताकत है, वो उसके होते हुए इसराइल जैसे मुल्क के लिए जो उनका इतना करीबी इत्तेहादी भी है, मुझे तो ये मुमकिन नहीं लगता कि उन्होंने, इसराइल ने अमेरिका को आउट क्लास करना इतना आसान समझ लिया हो कि मैं आऊंगा और अमेरिका को भी नहीं पता चलेगा और उन्होंने कंसल्ट ना किया हो। देखिए, आउट क्लास का इशू नहीं है। देखें बॉस, ये इसमें पेचीदगियां हैं। कंसल्टेशन की बात है, जरूर हुई होगी कि देखें यार वो वहाँ हमास के बंदे बैठे हुए हैं, अगर हम उनको खड़का दें तो ये जो गजा में जो है हमास के लोग हैं ये हथियार डाल देंगे, जो है सफेद जो है झंडे लेके बाहर आ जाएंगे। तो इसराइल अमेरिका ने कहा नहीं यार ये ना करो, वो बड़ा जो है मसला है, वो हमारे एलाइज हैं। और फिर अगर तुम्हें हॉस्टेजेस चाहिए तो वो जो है बीच में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका कनेक्शन है, यार ये ना करो। ठीक है, ये होती है मुशावरत, ये जरूर की गई होगी मुशावरत। हम्म। लेकिन उनको ये नहीं कहा गया होगा कि हाँ जी बिस्मिल्लाह करें। हम्म। ठीक है ना? क्योंकि हम्म। अमेरिका के और मफादात जुड़े हुए हैं। तो अच्छा, इधर दोनों दूसरी सूरतों बात। में, दोनों जी। सूरतों में दोनों सूरतों में अमेरिकन डिफेंस जो वहां पर था, वो नाकाम तो हुआ ना इसराइल को रोकने में। अगर नाकाम अगर जरूर हुआ, नाकाम इसलिए भी अलार्मिंग जरूर इसकी सिचुएशन नहीं, यही अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होगी सऊदी अरब के लिए कि मैं फौरी कुछ करूं? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैं समझता हूँ बिल्कुल होगी, आप उस मामले में बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। लेकिन हम्म। उसमें कुछ और भी पेचीदगियां हैं। पेचीदगी ये है अच्छा, मैं आपका वो जो मसला है ना कि अमेरिका का एक एलाय है, अमेरिका पे इन्हिसार है, तो इसराइल अमेरिका को इस तरीके से आउट क्लास कर दे, मैं उस बात का जवाब यूं देना चाहूंगा कि ये उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये सोच के उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा ये कि यार देखो, बहुत सारी चीजें कार फरमा होती हैं किसी भी फैसले के लेने से पहले। बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। पहला फैक्टर ये था कि यार ये ना, हम हमारे पास इंटेलिजेंस है कि इन्होंने हमारे यरगमालियों को कहाँ रखा हुआ है, हमें लेना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। ऊपर से ये मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, ना इधर है ना उधर है, वो हमसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। इन लोगों को भी छोड़ दो, मतलब जंग बंदी हो जाए, अमेरिका की तरफ से भी दबाव आ रहा है, पूरी दुनिया में लान तलान कर रही है, सारा कुछ हो रहा है। और सियासी साख वजीर आजम नेतन्याहू की बहुत कमजोर हो चुकी है।
तो उस पे भी पुश बैक, ये सारी चीजें जो है कह रही हैं कि यार मुझे कुछ, आई नीड टू पुश बैक। तो उसमें ये था कि अच्छा यार, जब उनका डिस्कशन हुआ होगा, अब जाहिर है मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन एनालिसिस से पहले स्पेकुलेशन ही होती है। जब आप एनालिसिस पे पहुंचने से पहले आप स्पेकुलेट ही करते हैं कि यार अंदाजा लगाते हैं कि आप जब ये बात हुई होगी तो क्या डिस्कशन हुआ होगा। जरूर उनकी कैबिनेट, यहाँ अब तो सामने आ चुका है ना कि मोसाद के डायरेक्टर ने कहा था कि यार ऐ ना करो, हम्म। मैं इसके हक में नहीं हूँ, आईडीएफ ने भी कह दिया ये ना करो, ठीक है। लेकिन वजीर आजम वो है ना, तो उन्होंने हुक्म दिया, तो अब वो क्या बगावत कर दें उनके साथ, तो वो एक और इशू है। इन्होंने ये जब बात की होगी तो आगे से पुश बैक आया होगा, क्या करेगा अमेरिका, नाराज हो जाएगा, कितनी देर नाराज रहेगा, ठीक है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा चढ़ता है, वो एफ वर्ड भी यूज कर देते हैं और ये हो जाता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, कुछ थोड़ी देर के लिए नाराजगी होगी, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा मामला। हम्म। तो दूसरा ये है कि अगर हम इन लोगों को खड़का देते हैं तो बड़ा फायदा बड़ा है, यानी कॉस्ट को देखो और बेनिफिट को देखो। होगा ये कि ये वो वाहिद अब एक कड़ी रह चुकी है कि जहां पे अगर इनकी इस आदत को हम खत्म कर देते हैं, तो जो बाकी कुछ अंडे बचे बचे हुए हैं वहां पे गजा में, जो टनल्स के अंदर हैं, उनके लिए बड़ा ये डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा, उनके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो सरेंडर करें, हम्म। ठीक है। तो आई थिंक ये कैलकुलस था, ये कोई हम्म। इसमें जो है ना कोई ना मिली भगत थी, और ऐसा नहीं था कि अमेरिका को पता नहीं था। जब आपने मुशावरत की तो अमेरिका को पता है ना कि आप ये कर सकते हैं, आपने मना कर दिया है लेकिन आपके जहन में है कि यार ये शायद कर गुजरे हैं, ठीक है। बट दे आर लेकिन थिंकिंग, आपको, उनको पता लगा। हाँ लेकिन आपको पता नहीं है। जहां तक रोका ना जा सके, वो मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि जब आपको बहुत ही एंड पे जाके बात की जाती है ना, देखा ईरान ने पहले बता दिया था भाई जी इस टाइम पे आएंगे, तो हम्म। तुसी जो है ना कोई बंदोबस्त कर लो, ठीक है। हम्म। क्योंकि हम तो आप पे हमला तो कर नहीं रहे, हम्म। चूंकि आपने हम पे हमला किया, अब हम फिर स्विमिंग कर रहे मतलब, हैं। हाँ फेस सेविंग करनी है हमें। तो ये वो एक अलग चीज थी, ये एक अलग चीज थी। जहां तक आपके बड़े सवाल का ताल्लुक है सऊदी अरब के हवाले से, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल है कि यार अगर खलीजी ममालिक, मेरे ये पड़ोसी जो है, वो इतना अमेरिका का जो यूएस सेंट्रल कमांड, एक बड़ी कम्बैटेंट कमांड है अमेरिका की, उसका इलाकाई हेडक्वार्टर जो है, वो जिस मुल्क में है, वहां पे हमला कर दिया, तो कल पे हम भी कर सकते हैं, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है ना। Exactly. लेकिन आई थिंक कि ये कैलकुलस का हिस्सा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस हमले ने ये ड्राइव किया है, क्योंकि इतना बड़ा जो फैसला होता है ना कि आपने एक डिफेंस एग्रीमेंट करना है, तो हम्म। स्ट्रेटेजिक किस्म का पाकिस्तान के साथ, ये बड़े अरसे से चल रहा होता है। तो जो हम्म। कतर के वाकये ने शायद इसको एक्सेलरेट कर दिया, कैटलिस्ट के तौर पे काम आया कि जी यार हम्म। जरा, हम करना ही चाह रहे थे, तो कल मतलब ये ऐसा है कि अच्छा यार वो शादी होनी है, तो साल के बाद जो करनी है 6 महीने में क्यों ना कर लें, ठीक है। हम्म। सो तय तो कर चुके हैं ना हमने करना है, सो लेट्स रोल इट आउट सूनर रैदर देन लेटर। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन इसमें साथ में मैं आपको एक और बात भी करना चाहूँ कि, और ये शायद इससे आप इत्तेफाक ना करें और सुनने और देखने वाले जरा हैरान हों, लेकिन मेरे नज़दीक कतर पे जो हमला है वो एक वन ऑफ है, वो एक इज द एक्सेप्शन टू द रूल। हम्म। वो रूल क्या है? रूल है कि इसराइल जो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ इलाकाई तौर पे ढूंढता है ना, तो उसके दो स्फीयर्स हैं, दो हम्म। ऑर्बिट हैं। पहले वो ऑर्बिट है जिस उन मुल्क उस मुल्कों में वो कार्रवाई करता है अस्करी तौर पे, जो जिसके साथ उसका बॉर्डर लगता है, हम्म। मिस्र, लुबनान, शाम, उर्दन। अब मिस्र के साथ एक मायदा तय पाया था 1979 में, 78-79 में। तो उसके बाद से उनको जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो एक पीस ट्रीटी हो गई और एक मामला हो गया, तो वहां वो हमले नहीं करते। लेकिन लेबनान में वो हमले करते हैं जब भी उनकी जरूरत पड़ती है, वो झिझकते नहीं है। सीरिया में भी एकदम। करते हैं, आज आज तक के किए जा रहे हैं। उर्दन के साथ उनका एक मामला है कि वहां पे भी उनकी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। एक तो 1994 में डील थी, लेकिन उससे पहले कई दिहाइयों से उनके साथ खामोश ताल्लुकात थे, तो हम्म। कभी उन्होंने उस तरह हमला नहीं किया वहां पे। हम्म। जो लास्ट हमले हुए थे वो हुए थे 70 की दिहाई में, 1968, 69, 70, 71,
क्योंकि वहां से पीएलओ को धकेल दिया गया था 67 की जंग के बाद वेस्ट बैंक से, क्योंकि वेस्ट बैंक पे काबज हो गया था इसराइल, कब्जा कर लिया था। जो फलस्तीनी फाइटर थे वो उर्दन में पुश हो गए थे। हम्म, और उर्दन में वैसे भी अक्सरियत जो आबादी है वो फलस्तीनी निजात की है। जी। तो अगर और यहाँ पे एक दिलचस्प जो है पाकिस्तान के हवाले से भी एक फैक्ट है, वो ये है कि वो जो हमले हो रहे थे ना उर्दन के अंदर, वो बड़ा तशवीश का बायस था। उस जमाने के जो बादशाह थे किंग हुसैन। हम्म, तो और फिर पीएलओ इतनी ताकतवर होगी कि उन्होंने उनके खिलाफ कू करने की कोशिश की, उनको हम्म, उनकी बादशाहत खत्म करने की कोशिश की। उस सारी बगावत और उस सारे मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने एक ब्रिगेड भेजी थी। हम्म, और वो ब्रिगेड की सरबराही साबिक हम्म, पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल मोहम्मद जयाउल हक ने की थी। हम्म। जो उनका बेसिकली पहला क्लेम टू फेम है, कि वो आप मंजरे जनरल आम पे का नाम इसीलिए। मुकम्मल लेते हैं? वैसे मैंने देखा दूसरी बार आपने एक जनरल का नाम लिया है, मुकम्मल डेजिग्नेशन और शनाख्ती कार्ड वाला नाम लेते हैं। बस वो एक आदत हो चुकी है। तो तो वो कहने का मकसद ये है कि ये इनका पहला दायरा है। अच्छा, फिर एक दूसरा भी ऑर्बिट है जो ईरान के हवाले से है। हम्म, तो उसमें जो है पहले शाम शामिल होता था, लेकिन अब शाम चूंकि ईरान का हिस्सा नहीं रहा, वो और वो बॉर्डर लगता है, तो वो पहले ऑर्बिट में आता है। दूसरे ऑर्बिट में है ईरान, इराक और यमन। हम्म, खलीजी ममालिक जो हैं, जो तवानाई रिच और एनर्जी रिच जो वेल्थी अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान, ये इस स्फीयर ऑफ ऑपरेशंस में नहीं है इसराइल के। ठीक है, हम्म, उन पे वो हमला नहीं करना चाहेंगे हम्म, और ना ही करेंगे। हम्म, ये मेरा अपना तज्जिया है। लेकिन मेरा तज्जिए में, और जो आप जिक्र कर रहे हो, यानी इट्स अ गुड पॉइंट दैट यू मेड। सऊदी कैलकुलस में बड़ा फर्क है। एग्जैक्टली। सऊदी अरब मेरे तज्जिए को लेके तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को तरतीब नहीं देगा। एग्जैक्टली। वो यही अस्यूम करेगा जी कि हम कतर पे हमला कर देता है, कल को हम पे भी होगा। यस। सो ये भी हिकमत अमली में शामिल है इस डिफेंस थ्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमें लेना चाहिए कि जी बस अब जो है वो पाकिस्तानी फौज और इसराइल जो है वो लड़ेंगे और पता नहीं कोई न्यूक्लियर हो जाएगा। वी गेट कैरिड अवे, दैट्स नॉट हैपनिंग। यस, यस, दे आर ऑल थ्री वेरी मैच्योर पावर्स, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इसराइल, जहाँ जहाँ उनको पता है कि हमने कहाँ अटैक करना है और कहाँ नहीं करना। अच्छा सर, मैं इसलिए इसमें थोड़ा सेंसिटिव था इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान की अभी तक इसराइल के साथ डायरेक्ट कोई क्लैश नहीं है, बल्कि हम लोग बयानात में भी, खुसूसन इसराइल, बड़ा मुहतात रहता है पाकिस्तान के खिलाफ बयानात उस तरह नहीं देता जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जिससे समझ लगती है कि वो जो भी अपना मिलिट्री कैलकुलस करते हैं बड़ा सोच समझ कर करते हैं, जज्बाती अंदाज में। फ़लस्तीन के लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए बड़ा सोच समझ के करते हैं, खुसूसन तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो इस एंगल से सवाल था। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जून में एक वाकया हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के हुक्म पर B2 बम्बार ने मुकम्मल, उनके उन्होंने दावा ये किया कि हमने मुकम्मल एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी, और उसी पर आपको पता है इसराइल ईरान जंग भी ख़त्म हुई। तो क्या ये वाकई ख़त्म हो चुकी है, या एक पॉज है जो कहा जा रहा है कि इसी साल के आखिर तक इसराइल एक दफ़ा फिर अटैक करेगा? देखें, जब किसी ने हमला करना होता है ना, तो वो आपको पहले से बताता नहीं है। सर तजिया आप तय करना है। हाँ, तो इस वो कोई आपको पहले बताता नहीं है कि जी मैं अब इस साल के आखिर में करूंगा या क्योंकि वो फिर ये होता है कि दूसरे को अलर्ट कर देना। सब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है वॉरफेयर के अंदर। ठीक हम्म, है, जो जो एक्चुअल वॉरफेयर होती है। अब देखें ना, जब ये हमला हुआ जून के महीने में ईरान के ऊपर, तो होगा, मतलब उनको होगा कि हाँ भाई कभी ना कभी तो होगा, लेकिन उनको पहले से इत्तला नहीं थी, जिसकी वजह से देखें उन पे कितनी तबाही और बर्बादी हुई, उनकी हम्म, कितनी क़यादत मारी गई। हम्म, अगर उनको पहले पता होता तो वो कुछ बंदोबस्त कर लेते ना। हम्म। अच्छा, तो मैं इसको सवाल वो दोबारा ना क्लियर कर दूं। सवाल इसलिए कि देखिए,
जैसे ही सीरिया में इसराइल ने देखा कि यहाँ एक हुकूमत ख़त्म हो गई है बशार अल असद की, तो नई के आने से पहले पहले, बल्कि नई के आने के बाद भी जो कायम मकाम इस वक्त है अहमद शरा की, उसमें उन्होंने उनके तमाम मिलिट्री स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जाकर हिट किया। ईरान अब जैसे सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं, वो अपने अपने जो उसके नुकसानात थे उनको ठीक करता जा रहा है, रीबिल्डिंग भी साथ साथ करता जा रहा है। तो मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। बहुत सी जगहों पर ये कहा जा रहा है, मेरा भी ये ख्याल है कि इसराइल कोशिश करेगा कि मैंने जैसे अ, उसको सीरिया को अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिलिट्री लिहाज से दोबारा बिल्ड करने का मौका नहीं दिया, मैं इसको भी नहीं दूंगा। मैं इस एंगल से सवाल कर जी, बहुत अच्छा किया आपने वजाहत कर दी। देखें, अ, शाम बहुत करीब है। रहा हूँ। जुग्राफिया जो है यहाँ पे बड़ा अहम है। हम्म, शाम बहुत करीब है। शाम से बराह रास्त इसराइल पे हमले हो सकते हैं। हम्म, ईरान जरा दूर है। तो ईरान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज अगर वो रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो एन मुमकिन है कि वक्तन फवक्तन इसराइलियों की जानिब से, अगर वो ये समझते हैं कि इसमें उसका फायदा होगा, तो वो जरूर हमला करेंगे। ठीक हम्म, है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, जो हम चूंकि वो लुबनान और शाम में कर रहे हैं तो वो ईरान पे भी करेंगे, ये लॉजिक नहीं चलती। उसकी वजह ये है कि वो डिस्टेंस बड़ा आ जाता है, वो रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। फिर यहाँ पे ये है कि शाम के अंदर एक हुकूमत चली गई थी। हम्म, ठीक है, शाम की हुकूमत के बड़े गहरे रवाबित थे, वो बेसिकली एक बगल बच्चा जो है रियासत हो चुकी थी ईरान की, सदर असद की, साबिक सदर असद की। लेकिन साबिक सदर असद की जो रेजीम थी, उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी थी इसराइल की, हम्म, कि जब तक वो ताकतवर थी, अरब हम्म, स्प्रिंग से पहले, हम्म, कि ना आप हमसे लड़ें ना हम आपसे लड़ेंगे। हिजबुल्लाह को जरा संभाल के रखें, क्योंकि वो आप, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईरान को उनके ऊपर कंट्रोल करने देंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। आपके भी फायदे में है कि आप इसमें शराकतदार बने, और जरा हिजबुल्लाह को जरा उनके बिहेवियर को कंट्रोल करें। ये ऐसे ही है कि जैसे कहना कि यार, तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे के साथ आगे लड़ता है तो तुम जरा उसको मना करो। ठीक है। हम्म, ये ऐसे ही है। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब वो हुकूमत खत्म हो गई, तो एक वैक्यूम आ गया। हम्म, वैक्यूम में के बाद आपको नहीं पता कि, और ये नई हुकूमत जो आई है, ये शख्स जो है पहले अलकायदा में था, कुछ अरसे के लिए आइसिस में भी था। हम्म, ठीक है। फिर ये तुर्की का जो है प्रॉक्सी है। हम्म, तो ये तो बड़ा मसला है इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एक तो बफर जोन बनाएं। हम्म, गोलान का इलाका हमारे पास पहले से है, लेकिन वो काफी नहीं है। हमें हम्म, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ानी है। तो इन्होंने हम्म, वो माउंट हरमान जो है, जो पहाड़ है हम्म, लबनान और शाम के बॉर्डर के ऊपर, वहां से शुरू होते हुए ये जो पूरी इसराइल की और सीरिया की जो बाउंड्री है, वहां से हम्म, होते हुए वो यरमूक की का जो इलाका है, वैली जो है जॉर्डन के अंदर, जहाँ पे सीरिया, जॉर्डन और इसराइल का बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ उन्होंने एक बफर जोन भी बना दिया। अब वहां से वो मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन से सप्लाईज आ रही हैं, कहाँ है, क्योंकि इंटेलिजेंस आते आते भी देर लगती है ना। हम्म, तो वो नहीं चाहते कि कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी हो हम्म, इस हुकूमत के पास, कि हमें, क्योंकि हमें नहीं पता ना इसका क्या बिहेवियर होगा। तो हम्म, पहले से खत्म करो। लेकिन आप देखें अब हो क्या रहा है। हम्म, अब ये तुर्की के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि वो उनके इंपेरेटिव से क्लैश कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हुकूमत कंसोलिडेट करे। ये हम्म, अमेरिका की भी पॉलिसी के खिलाफ है, सऊदी की पॉलिसी के भी खिलाफ है। क्योंकि वो अगर इसराइल आपको याद होगा, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब गए थे, तो वहाँ एक मेहमान खुसूसी थे, अहमद हम अलशारा। उनको बकायदा जहाज भेज के तो बुलाया गया, और उस कमरे के अंदर एमबीएस भी थे, सदर डोनाल्ड ट्रंप भी थे, और अहमद अलशारा भी थे, और फोन के ऊपर अर्दोगान भी थे। हम्म, तो ये उन सब के खिलाफ है। लेकिन इसराइल जो है वो अपनी सिक्योरिटी देख रहा है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि वो जो टॉम बराक हैं, जो कि एम्बेसडर अमेरिका के टर्की के अंदर और खसूसी एलची हैं शाम और लबनान के हवाले से, वो एक डील करवा रहे हैं शारा हुकूमत और इसराइल के दरमियान। और शारा हुकूमत के जो सरबराहान है, मतलब नेतन्याहू की शारा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन
उनका जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर, राइट हैंड मैन है नेतन्याहू का, रॉन डर्मर, जो यहाँ पहले एम्बेसडर होते थे डीसी के अंदर, तो उनसे मुलाकात रही है एक जमाने में। तो वो और उनके जो वजीर खारजा हैं शेबानी, वो आपस में 4 दफा मिल चुके हैं और बैठ के उन्होंने अब एक अरेंजमेंट के लिए और अभी डील हुई नहीं है, लेकिन गुफ्तगू चल रही है। और अहमद अलशारा क्या कह रहे हैं, हमारी डील होने वाली है, एग्जैक्टली। हम कोई रिकग्नाइज नहीं करेंगे इसराइल की, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से हम, वो डील क्या है कि हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे इलाके से आप पे हमला नहीं होगा, लेकिन आप हमारे इलाके पे ज्यादा कब्जा नहीं करेंगे। अब हो रहा है कि नहीं यार, मैं पूरी तरीके से तो हम नहीं छोड़ सकते, तो वो माउंट हरमान के ऊपर वो अटके हुए हैं कि जी माउंट हरमान पे तो हम रहेंगे, क्योंकि वो बड़ी ऊंचाई पे है, वहां से वो मॉनिटर कर सकते हैं इसराइली। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारे द्रूज जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, आप इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, ये भी बंद करें। ये उनकी तरफ से मांग है ना, सीरिया की तरफ से। एग्जैक्टली। तो ये एक डील बन रही है। सो गोया कहने का मकसद ये है कि तुर्की के ताल्लुकात तो हैं, एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसराइल के साथ, गो के वो हालात उनके नासाजगार रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी किस्म की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हाल ही में रिड्यूस नहीं की। आप इससे देखें कि गजा की जंग कितनी देर से चल रही है, ऑलमोस्ट 2 साल होने लगे। इन 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिसमें तुर्की ने इसराइल का तेल बंद कर दिया। उनके इलाके से अजरबैजानी तेल, बाकू चेहान तिबलिसी जो है, बीटीसी जो पाइपलाइन है उसके थ्रू होते हुए वो बरास्ता समुंदर वो इसराइल जाता है। एक दिन उसको इंटरडिक्ट नहीं किया, क्योंकि एग्जैक्टली। वो एक एस्केलेशन है बहुत लंबे, जिसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया सो एक्सप्लेनेशन। रियासतें कैलकुलेट करती हैं। अब आप देखें ना, ये शख्स जो है ये अलकायदा में था, एग्जैक्टली। लेकिन प्रैक्टिकली होके देख रहा है ना कि मुझे अगर मुल्क चलाना है तो मुझे अब इसराइल के साथ फड्डा तो नहीं लेना ना। ठीक है, मैं इस्लामिस्ट हूं, मैं मतलब मेरी फलस्तीनियों के साथ है, लेकिन ये भी एक हकीकत है, ये मेरे बॉर्डर पे क्या, मेरे इलाके पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो मैं क्या करूं, लड़ूं इनसे मैं बैठ के, तो मेरी हुकूमत ही गिर जाएगी। तो मुझे हुकूमत को चलाने के लिए इनके साथ डील करनी है। ठीक है, तो और ये चीज जो है, अब इसमें जरा सी जो है यहाँ पे कंपैरिजन करने की जरूरत है। वो भी इस्लामिस्ट है जो हुकूमत में आ चुके हैं, और तालिबान भी इस्लामिस्ट है। और तालिबान देखे कहाँ खड़े हुए हैं, और उनको देखें वो कहाँ है, उनके ऊपर से सैंक्शन भी खत्म हो गए। अहमद शरा ज्यादा रैशनल महसूस होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल, रैशनल, स्ट्रेटेजिक, श्रूड। वी डोंट हैव टू लाइक द गाय। आई डोंट पर्सनली, मुझे तो पता नहीं है कि वो किस किस्म का शख्स है, मैं तो जानता नहीं उसको, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ बिहेवियर, वो अपनी कौम के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है वो जो फैसले ले रहा है, वो मुझे समझ में आ रहे हैं कि क्यों कर रहा है, और मुझे समझदार लग रहा है बंदा। अच्छा सर, जो कुछ इसराइल ने अब तक किया है शाम में और इस तरह मुसलसल करता जा रहा है 2 साल से, और इस वक्त तो मेरा ख्याल है इसको जंग कहना भी गजा में जो है बहुत बहुत ज्यादा है, जब यूनाइटेड नेशन खुद कह चुका है कि अब ये जेनोसाइड है। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो सब कुछ कर रहा है वो, और जिस तरफ ये मामला जा रहा है, मैं सिर्फ नेतन्याहू और उनकी मिलिट्री के कंडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्या ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है कि ये सब कुछ इसी तरह होता रहे? नहीं, ये नहीं। इसी वजह से जंगबंदी के लिए कोशां हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, कि ये उनके हक में नहीं है। देखिए ना, जब आपके मुल्क में आपके राइट विंग सपोर्टर्स इसराइल के खिलाफ खुल के बयान दे रहे हैं, मैं 2 लोगों की बात करता हूँ, टकर कार्लसन जो बहुत बड़े जो ना टॉक शो होस्ट हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खसूसी दोस्ती है उनकी, पार्ट मागा जो है ना बेस के एक जो है वो कलीदी किरदार अदा करने वाले जो हैं, अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो खुल के बोल रहे हैं उनके खिलाफ। वो ऐसे ऐसे बंदों को ला रहे हैं अपने पॉडकास्ट के ऊपर जो इसराइल के खिलाफ ओपनली बोलते हैं। इसी तरीके से आप वो जॉर्जिया की फार राइट जो मार्जरी ग्रीन टेलर हैं, जो कांग्रेस वूमन है, कभी कोई सोच सकता था कि मार्जरी ग्रीन टेलर आके तो इसराइल के खिलाफ बात करेगी? राइट विंग तो मतलब कहा जाता है ना कि इनके साथ हैं, एग्जैक्टली। लेकिन दरार पड़ चुकी है ना। तो जब अगर आपके अंदरूनी तौर पे ये हालात हैं, जो रोगन भी ठीक है बोलता है। जी, जो रोगन भी बोलता है अब तो। जो रोगन बोलता है, ठीक है सब, तो आपके यहाँ जो है, अब ये सिर्फ लेफ्ट नहीं कर रही कि आपके यहाँ यार वो देखो वो जो है वो न्यूयॉर्क का होने वाला मेयर जो है वो रेडिकल मार्क्सिस्ट है या जो भी है, तो वो ऐसे तो वो तो बोलेगा, आपके अपने लोग बोल रहे हैं ना।
हम्म, तो फिर मुफाद में कैसे हुआ? हम्म, मुफाद में तो नहीं है ना। सही। और अमेरिका को ये सरदर्द नहीं चाहिए, अमेरिका ये जंग खत्म करना चाह रहा है ताकि हम्म, वो, देखें अमेरिका का मकसद क्या है। अमेरिका यूक्रेन की जंग भी खत्म करना चाह रहा है और ये जंग भी खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका रिट्रेंच करना चाह रहा है। ये म- हम्म, ये अमेरिका तुर्की सऊदी अरब को क्या कह रहा है? हम्म, वो कह रहे हैं जंग बंद कराओ, वो कहते हैं मैं करा रहा हूं, लेकिन उसके बाद का मामला आपका होगा, क्योंकि उसके बाद हम फारिग हैं। हम्म, हमारा काम बस जंग बंदी तक है। उसके बाद पीस रखना, डील करना, हालात को बेहतर करना, वहां आप लीड लेंगे। यूरोपियंस को भी यही कह रहे हैं, मैं हम्म, जंग बंद कराऊंगा, मुझे टाइम दो, मैं कराता हूं, लेकिन उसके बाद का मामला तुम्हारा। हम्म, तो अमेरिका चाह रहा है कि वो अपनी रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी कहीं और खर्च करे। हम्म। तो उसके फायदे में कैसे है कि अगर ये जंग चलती रहे। अच्छा, यानी आपने जो एंगल बयान किया वो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और प्रेसिडेंट बेस है उसके एंगल से है। मैं एक स्ट्रेटजिक एंगल से भी बात कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, अमेरिकन। मैं तो अमेरिका की बहैसियत रियासत की बात कर रहा हूँ। ओके। कि अमेरिका की रियासत, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है इशू। सदर डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त सदर है ना। तो कल को अगर कोई और सदर आ जाता है तो क्या उसके हक में है ये जंग? क्योंकि अमेरिका तो वैसे ही रहेगा ना। हाँ। अमेरिका तो के अंदर जो है, अमेरिका का मुफाद इसी में है कि भाई जंगें अगर ज्यादा होंगी तो हमें वहां पे खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, हमें वहां पे, तो सर आपको लगता है कि जो यूक्रेन वॉर है ये अब इख्तिताम की तरफ जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप के जो भी इकदामात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जा रही है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? देखिए बहुत मुश्किल है। इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं, एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो, ही गॉट अहेड ऑफ हिमसेल्फ जब उन्होंने ये बात की कि जी मैं तो बड़ी जल्दी खत्म करा दूंगा, बल्कि मैं अगर सदर होता तो ये होती ही ना। तो ये बात भी वो करते हैं। ठीक है, वो बातें जो करने वाली होती हैं वो अलहदा होती हैं, जो हकीकत होती है वो अलहदा होती है। हकीकत ये है कि जंग बंदी के लिए क्या चाहिए होता है? दो जो साइडें लड़ रही होती हैं, उन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। कोई आइडियल है ये। कॉम्प्रोमाइज, पर हाँ, कॉम्प्रोमाइज ऐसा हो कि दोनों तरफ जो है, वो जो हुकूमतें हैं वो ये कह सकें अपनी आवाम को कि देखें हम सुरखरू है। हम्म, ठीक है ना। तो इसमें इस, तो ये नहीं है कि वो जंग बंद नहीं करना चाह रहे सदर पुतिन, उनकी भी बड़ी मजबूरियां हैं। अब वो उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो, उनके बैंकर जो हैं वो खुल के कह रहे हैं कि यार हम रिसेशन में जा रहे हैं। हम्म, और सदर पुतिन आके पब्लिकली कहते हैं नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। वो हम्म, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, पब्लिकली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने बैंकर्स को। हम्म, सो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई जमहूरी रियासत तो नहीं है कि जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम्म, ठीक है कि जी, हाँ वो उनका अपनी मर्जी है, वो अपना बयान देते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। हम्म, यहाँ क्राइसिस चल रहा है। वो उनको भी जंग बंदी चाहिए, लेकिन उनको फेस सेविंग भी चाहिए। देखें इतना बंदा मर गया, 3.5 साल हो से ज्यादा का अरसा हो चुका है कि अब आपके जंग चल रही है और आपने सिर्फ 20% इलाके पे कब्जा किया है। आप ये दुनिया की दूसरी बड़ी जो है ना अस्करी कुव्वत है, और आपसे बस यही हो सका है। लोग पूछ रहे हैं कि जो हमारे लोग मरे हैं वो किस लिए मरे। सो हम्म, ही नीड्स टू शो समथिंग, और इसी वजह से वो मांग उनकी हाई है। तो अब वो लकीर जहां खिंचनी है उसके ऊपर इशू है। यानी कहने का मकसद ये है कि डील होनी है, हम्म, उस डील की इंजीनियरिंग का मसला है, डील का मसला नहीं है। डील को सबको पता करनी है। ऐसे थोड़ी वो आ गए थे जो है ना, अपना अलास्का में चाय पीने तो नहीं आए थे ना। हाँ, डेफिनेटली, लेकिन उसके हाँ बाद वहां से जाते ही उन्होंने बहुत बड़ा एक एक अटैक किया, एक ड्रोन का। हाँ, बट वो तो करना था ना, मतलब वो तो मतलब देखे ना, वो ये नहीं चाह रहे थे कि जो है, क्योंकि उनका मकसद क्या था, उन्होंने जो बात की थी कि मैं, हाँ मैं मिलना चाहता हूँ, वॉशिंगटन में मिलते हैं, हाँ तो सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा दुबई में मिलते हैं, अबू धाबी में। हम्म, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे वॉशिंगटन बुलाओ। हम्म, क्योंकि उनको अच्छा, ही हैज टू लुक गुड ना, कि जी देखो अमेरिका मुझे जो है दावत दे रहा है अपने लोगों हम्म, के सामने। हम्म, उन्होंने कहा तुझे मैं वॉशिंगटन बुलाऊंगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, चल अलास्का में मिलते हैं। हम्म। अच्छा सर, जो अभी उत्तर पोलैंड में हुआ है और जो
जिसके ऊपर नेटो बहुत एक्टिव हुई। तो आपको लग रहा है कि अगर देखिए इस वक्त एक खास जगह पर जंग है जहां ये ईगोज का भी मसला बन चुका है, तो अगर कोई प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कोई बड़ा अटैक हो जाता है वेस्ट पर, या गलती से हो जाता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि वो शिकस्त खाने लगते हैं, उनको पीछे जाना पड़ता है, या किसी भी वजह से ये इस कॉन्फ्लिक्ट को आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि ये फैल भी सकता है? जो अभी आपने स्टार्ट में हमारी बात हुई कि पीट हेग्सेथ ने तमाम जनरल एडमिरल्स को बुला लिया है, तो ये किसी लड़ाई की तरफ भी तो जा सकता है ना, क्योंकि जो सिचुएशन है ये तो एक बॉम्ब की दूरी पर है कि जंग हो जाए। या आपके ख्याल में नाटो बहुत बहुत मुहतात रहेगी, जंग नहीं करना चाहेगी? देखिए, एक होती है इंटेंट। हम्म। मैं नहीं समझता रूस या नेटो या यूक्रेन या कोई भी यूरोपीय ममालिक के ये हक में है कि जंग हो। कोई भी जंग नहीं चाहता। लेकिन जो आप चाहते हैं वो जरूरी हम्म। नहीं है कि वो हो जाए। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि बेसिकली जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। मिस कैलकुलेशन हम इसे कहते हैं। हम्म। कोई मतलब हो जाए, जैसे अब मैं देखे ना, अब ये ड्रोन भेजे उन्होंने। मैं समझता हूँ उन्होंने जो है वो वाटर टेस्ट करने के लिए, उनके जो है रिस्पॉन्स टाइम को गेज करने के लिए देखा कि हाँ भाई ये अगर हम भेजेंगे तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो एक टेस्ट चलाया। ये भी हो सकता था कि वो जहाज भेज देते इनके ऊपर हम्म। बमबारी करने के लिए, जवाबी कार्रवाई करते, लेकिन नहीं की ना उन्होंने। तो हम्म। आप कैसे किसी चीज को रीड करते हैं, परसीव करते हैं, इस पे रॉबर्ट जर्विस मरहूम जो है उनकी बड़ी जबरदस्त किताब है, परसेप्शंस एंड मिसपरसेप्शंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो बेसिकली बड़ी जबरदस्त उनका जो है ये उनकी डिसर्टेशन है पीएचडी की, जिसके बाद में किताब में शाया हुई, और उसको मतलब इट्स रिक्वायर्ड रीडिंग इन इन आईआर। हम्म। तो वो ये बात करते हैं कि कैसे कोई दो फरीकैन जो हैं एक दूसरे के बिहेवियर को परसीव करते हैं और कैसे मिस परसीव करते हैं। हम्म। परसेप्शन में भी गलती हो सकती है और मिस परसेप्शन को भी गलती हो सकती है। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जो है ना, जो इंटरेस्टेड है उसको जरूर पढ़नी चाहिए वो किताब। तो वो होता है, आमतौर पे होता है, जरूर हो सकता है, मतलब हम्म। मिस कैलकुलेशन। लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे कम नजर आती है, क्योंकि एक्टर्स अल्टीमेटली रैशनल होते हैं। ठीक है। हम्म। उनको आप रैशनल से मुराद क्या है कि वो मतलब जो है वो मतलब रैशनल का ये है सिर्फ कि आप अपने मफाद को जानते हैं। हम्म। आप अपने मफाद के हसूल, क्या उसमें आप गलती कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप इर्रेशनल हो जाते हैं। हम्म। तो रैशनल अगर एनालिसिस लगाया जाए रैशनल एक्टर का, तो आई डोंट थिंक कि ये जो एस्टोनिया और पोलैंड और इस तरह की जो पंगेबाजी चल रही है, ये किसी जंग में तब्दील होगी। आई डोंट थिंक एनीबडी इज रेडी फॉर इट, बट लुक, मिस कैलकुलेशंस हैपन और उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। हम्म। बहुत शुक्रिया सर, इतनी तवील और पुरमगज गुफ्तगू का। और क्यूरियस फेलोज, आपका भी शुक्रिया कि आपने एक डिस्कशन देखी इस तरह की, जिस तरह की आपको पाकिस्तान में कम देखने को मिलती है। और आप भी अपने जहन को तमाम ऑप्शंस को सुनने और फिर अपना एक गैर जानिबदाराना एनालिसिस करने की तरफ ज़रूर राग़िब करें। थैंक यू।